बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम ईटा 2020 के जो क्लास है उसके लेक्चर्स जो हो रहे हैं उनमें नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था केमिकल कंपोजिशन जो है वो प्रोटोप्लाज्म की, और उसमें हमने ना डिफरेंट कंपोनेंट्स की बातें की थी, और पर्टिकुलरली उसमें जो एक मेन जो थी ना डिवीजन थी वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिहाज से थी। फिर इसी तरह से जो ऑर्गेनिक थे उनमें हमने ना एक फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स जो थे उनका जिक्र भी किया था, और वो फंडामेंटल मैंने आपको बताया था कौन से 4 टाइप्स के हैं, और वो कौन कौन से थे? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स। तो आज हम ज़रा डिटेल में इनको कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स केमिकली होते क्या हैं, और इस तरह से इनके आगे डिफरेंट फीचर्स और उनके जो फर्दर ग्रुप्स बनाते हैं वो क्या होंगे। देखिए, सबसे पहली बात कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं हम ये कहते हैं कि दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक तो ये जहन में रखना है आपने, और दूसरा ना इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं उनमें जो थी रेशियो वो क्या थी? 2:1 आती है। इसी वजह से हम इनको ना हाइड्रेट्स का नाम दे रहे हैं, या जो वर्ड है ना कार्बोहाइड्रेट, इसका मीनिंग जो बनता है हाइड्रेटेड कार्बन्स। और हाइड्रेटेड कार्बन इसलिए कह रहे हैं कि जो हाइड्रेट्स होते हैं दीज आर कार्बन्स हैविंग वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखिए, मैंने इसमें लिख तो दिया है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन आपके सिलेबस के लिहाज से यहाँ पे एक जो काइटन है उसका भी जिक्र आया है। वो आगे चल के हम ना पॉलीसैकेराइड्स की जब बात करेंगे वहाँ पे डिस्कस होगा, लेकिन एक काइटन एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है अमंग कार्बोहाइड्रेट्स विच आल्सो कंटेन्स नाइट्रोजन इन इट्स स्ट्रक्चर। तो वो ज़्यादा तमाम के अंदर नाइट्रोजन नहीं होते, तो इसलिए हमने एक जनरली क्या कहते हैं कि दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं अगर हम इनके जनरल फार्मूला की बात करें तो इनका जो जनरल फार्मूला है दैट इज़ CnH2O होल N, और इसमें जो N होता है ना ये क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ शुगर कह लें या कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ये वाला जो था ना फार्मूला जो है वो हम यूज़ करते हैं किसके लिए? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, और ख़ास तौर पे जो आपने डाइसैकेराइड्स ऐसे पढ़े हैं या ओलिगोसैकेराइड्स भी जिनको आप कहते हैं, उनके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा, यानी जो आप कह लें कॉम्प्लेक्स वाले हैं उनका फार्मूला बनेगा CxH2O होल Y। अब ठीक है, X जो है ना वो क्या था, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होगा, लेकिन जो Y है दैट विल बी द सिंपल होल नंबर रेशियो बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन मैं दोनों के साथ ना ये ज़रा प्रूव भी कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे सिंपल कार्बोहाइड्रेट में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ग्लूकोज की। अगर आप ग्लूकोज को ऑब्ज़र्व करें तो फार्मूला जो है ना वो हम क्या कहते हैं C6H12O6 बनता है। अब देखिए इसमें जो NH2O होल N की हमने बात की ना, उस लिहाज से N क्या था? शाबाश, दैट वाज अ सिंपल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल।
तो अब देखिए ना, यहाँ पे मैं एक पहले लिख रहा हूँ एम्पिरिकल फार्मूला, कि इसका जो अगर हम एक एम्पिरिकल फार्मूला बनाते हैं तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनता है, जैसे ग्लूकोज आपके सामने लिखा हुआ है तो वहीं से आप देख लें CH2O होल N कर दें, और ग्लूकोज के लिए N जो था वो इक्वल टू क्या था, 6 था। अब अगर आप ना वैल्यू पुट करते हैं तो क्या है, खुद आप देख लें CnH2O होल N की जगह पे अगर आप 6 पुट करते हैं तो ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 ही आएगा। तो यानी इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम था उसी के लिहाज से क्या है N की वैल्यू बनेगी। अब मिसाल के तौर पे DNA RNA में जो आपने डीऑक्सीराइबोस या राइबोस शुगर की बात की थी वो 5 कार्बन होती है। तो अब देखें यहाँ पे मैं ऐसे ये राइबोस लिख देता हूँ और मैंने उसके लिए क्या बोला है कि N क्या होगा, 5। नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स क्या था, उसमें 5 था। तो एम्पिरिकल फार्मूला जो था CH2O होल N, अब देखें N 5 आ रहा है तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, C5H10O5। ये किसका फार्मूला है, राइबोस का। तो यानी सिंपल जो शुगर्स होती हैं नॉर्मली हम इस तरह से क्या है इस फार्मूला से कर सकते हैं। बाकी ना देखें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स शुगर की चूँकि ये बात हो रही थी, मैं सुक्रोज, अगर इसका फार्मूला आप देखें तो क्या होता है, C12H22O11। अब देखें यहाँ पे जो X आ रहा है जो बेसिकली क्या था, नंबर ऑफ कार्बन आइटम था वो क्या है, 12 बनता है, और जो Y होगा जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में जो रेशो थी वो क्या थी, 11। और ख़ुद आप देखें ना CxH2O होल Y अगर हम करते हैं तो सुक्रोज के लिए H2O होल, ये देखें Y, तो क्या हो जाएगा C12H2O होल 11। जब आप इसको ओपन करेंगे तो फार्मूला क्या है, सेम आ जाएगा। फिर यहाँ पे ना एक जो आपने ना कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ना एक आइसोमर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, आगे अभी हम थोड़ा सा इनको डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो आइसोमर्स हैं पर्टिकुलरली जो ग्लूकोज के जो आइसोमर्स हैं, चलें वो भी कुछ आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। मैं यहाँ पे 2-3 नाम लिख रहा हूँ। चलें एक तो ग्लूकोज लिखा हुआ है, एक इसी तरह से क्या था जी, फ्रुक्टोज है। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह से हम ये लिख देते हैं गैलेक्टोज। और ये सारे के सारे जो ना इनको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, दीज आर द आइसोमर्स। ये क्या होंगे, आइसोमर्स होंगे। अब देखें ये अगर आइसोमर्स है तो आइसोमर्स जो होते हैं ना उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो क्या होगा, सेम। तो भाई ग्लूकोज का अगर आपने C6H12O6 लिखा है तो ये ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज जो होंगे ये क्या है, शाबाश, ये तीनों के तीनों क्या हैं, आपस में आइसोमर्स बनते हैं। तो इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो सेम होगा। बाकी ने इनमें जो डिफरेंस आ जाएगा वो क्या होगा, जो उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला कह लें या उनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, डिफरेंट है। ये तो था थोड़ा सा इनके जनरल फार्मूला के। अब देखें अगर हम जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनके अक्रेंस की बात करें, यानी अक्रेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कि ये नेचुरली आपको जब वो किस किस में मिलेंगे। देखें सबसे ज़्यादा जो है ना वो जो हमें इस वक्त अबंडेंट नज़र आ रहा है जो तमाम प्लांट सेल्स की सेल वॉल के अंदर होता है, सेलुलोज। सेलुलोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। अब देखें ये जो वुड या लकड़ी जो होती है ना, ये भी हम क्या कहते हैं, बेसिकली क्या है, सेलुलोज है। यानी आपने ना ख़ास तौर पे जो प्लांट्स की टिश्यूज़ को जब डिस्कस किया था उसमें जो सक्लेरन कायमा टाइप टिश्यूज़ होती हैं जो बेसिकली जिनका ना एक सपोर्टिंग रोल होता है प्लांट बॉडी के अंदर, तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो डेड सेल्स होते हैं वो जाइलम का पार्ट है।
यानी वो जो ट्रेकिड्स और वेसल्स वगैरह की बातें की थी भाई, जब सेल एक डेड हो गया तो उसका जो रिमेनिंग पोर्शन होगा, जो हमारे पास पार्ट होगा, वो सिंपली क्या होगा, सेल वॉल होगा। तो भाई जो वुड होती है वो ऑलमोस्ट क्या है, वही डेड सेल्स हैं, उनकी सेल वॉल्स होती हैं जिनसे बनी होती है। और सेल वॉल का जो मेजर कंपोनेंट होता है वो क्या होगा, सेलुलोज। और सेलुलोज है वो क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। इसी तरह से देखें जो फाइबर है, ख़ास तौर पे जैसे कॉटन है, जो कॉटन होता है वो 100% प्योर क्या होगा, उसमें सेलुलोज होता है। यानी वुड के अंदर वो पैक्टिन लिग्निन भी आपने नाम पढ़े हुए ना, जैसे वो सेल वॉल की कंपोजिशन थी, चले उसमें आ जाएंगे। लेकिन जो प्योर सेलुलोज मिलेगा, ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है, वो क्या है, कॉटन है। इसी तरह से आप देखें जो सैरल क्रॉप्स हैं, जिसमें ये व्हीट भी आ जाता है, राइस भी है, मिलेट वगैरह है, ये जो यानी बाजरा वगैरह जो होता है, इन सब के अंदर जो हमें फूड नज़र आता है सीड के अंदर, वो क्या होता है, स्टार्च है। पोटैटो जो है उसमें स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये। फिर इसी तरह से देखें लिवर के अंदर हम क्या देखते हैं, या मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन हमें मिलती है, वो भी क्या है, एक स्टार्च है। ख़ास तौर पे जो अभी हम सेल वॉल की बात कर रहे थे ना, उसमें पैक्टिन और लिग्निन की बातें मैंने की हैं। वे पैक्टिन और लिग्निन जो होंगे ना, वो भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। मैं नाम थोड़े इसलिए बता रहा हूँ कि अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने स्टार्च कहा है भाई, वो सीड के अंदर भी हो सकती है, वो फ्रूट्स वगैरह में भी हो सकती है, या वो सिंपली क्या है, सेल्स में होगी। और ख़ास तौर पे वो जो हमने प्लास्टिड्स में ल्यूकोप्लास्ट पढ़े थे, और उसमें एक टाइप थी एमाइलोप्लास्ट, जो एमाइलोप्लास्ट वगैरह होंगे वो कौन से थे, ऐसे प्लास्टिड्स यानी ल्यूकोप्लास्ट को कहते हैं कि विच विल स्टोर द स्टार्च। एनीवे, जब हम पैक्टिन और लिग्निन की बात कर रहे हैं, वो ज़रा कॉम्प्लेक्स किस्म के हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन किस में होंगे, सेल वॉल के अंदर होंगे। इसी तरह से एक बैक्टीरियल सेल वॉल की जब बात हुई थी, आपने उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन पढ़ा था। वो नाम से जाहिर है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का ना एक कॉम्प्लेक्स होता है वो, यानी पूरी सेल वॉल एज अ मॉलिक्यूल वो फंक्शन कर रही होती है। तो उसमें भी पेप्टाइडोग्लाइकन जब आ रहे हो तो इसका मीनिंग क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। इसके साथ साथ ना जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे ग्लूकोज है, हमने देखा है कि ग्लूकोज होता है वो सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, और वो तमाम सेल्स के पास होता है। यानी अब जैसे ग्रेप्स हैं, अंगूर के अंदर आपको मिलेगा, इस फ्रूट्स वगैरह के अंदर फ्रुक्टोज वगैरह होती है। फिर डीएनए या आरएनए के अंदर आप देखते हैं, या न्यूक्लियोटाइड्स जो बनते हैं उनमें क्या है, राइबोज शुगर मौजूद है। इवन के एटीपी है, एनएडीपी होता है, या फिर इसी तरह से एडीपी, एटीपीज वगैरह हैं, इन सब के अंदर क्या होंगे, शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सिंपली भी मौजूद हैं, या इस तरह से जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और फर्दर आगे जो कॉन्जुगेटेड टाइप मॉलिक्यूल्स भी बनेंगे, उनके अंदर भी क्या है, इनका रोल। मैंने जो कॉन्जुगेटेड कहा ना, जैसे ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन सर, वहाँ पे भी आपको ये मिलेंगे। अब देखें जो मेन रोल बनता है ना इनका, कार्बोहाइड्रेट्स का, वो दो तरह से होगा। एक तो स्ट्रक्चरल रोल है, और दूसरा जो रोल होगा इनका, दैट विल बी फंक्शनल। ठीक है। और उसके बाद ना एक और भी यहाँ पे हम कह सकते हैं स्टोरेज, यानी स्टोरेज का जो फंक्शन होता है या रोल है वो भी ये प्ले करते हैं। अब देखें स्ट्रक्चरल रोल किस तरह से है। मैं जैसे सेल वॉल की हमने बात की, सेल वॉल जो है वो क्या है, प्लांट सेल का एक स्ट्रक्चर है। या इसी तरह से काइटिन, अभी हमने कहा था कार्बोहाइड्रेट है, तो जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका जो एक्सोस्केलेटन हमें नज़र आता है, जो कार्टिनाइज स्केलेटन है, वो फिर क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर हुआ। तो इस तरह से क्या करते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। फिर इसी तरह से फंक्शन के लिहाज से देखें, मिसाल के तौर पे ग्लूकोज की बात हो रही थी। ग्लूकोज क्या कर रहा है,
जब ब्रेक डाउन होता है तो वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, और वो जो एनर्जी है वो सेल अपने डिफरेंट फंक्शंस के लिए। तो हम ना इस तरह से ग्लूकोज को या इस तरह सिंपल जो होते हैं ना कार्बोहाइड्रेट्स, उनको फ्यूल ऑफ द बॉडी का नाम देते हैं। इसका मतलब क्या होगा, वो एनर्जी के तौर पर। फिर इसी तरह से देखें जो ग्लाइकोजन है या स्टार्च है वो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है, वो एक तरह का एनर्जी रेजरवायर या स्टोरेज को ज़ाहिर कर रहा होता है। तो यानी जो बॉडी के अंदर अगर आप देखते हैं मोस्टली जो सेल्स होते हैं प्लांट के वो स्टार्च की फॉर्म में, फंजाई या एनिमल सेल्स होंगे वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर कर रहे होते हैं, और वो एक्स्ट्रा भी हैं। प्लस क्या होता है, वो एक तरह की ना हम कहते हैं कि दे शो अ सॉर्ट ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। यानी सिंपल है ना कि अगर एनर्जी की ज़रूरत होगी तो स्टार्च या ग्लाइकोजन को ब्रेक करके हम वापस क्या ग्लूकोज बनाएंगे, और उससे फिर क्या होगा, ब्रेक किया जाता है रेस्पिरेशन में जस्ट टू गेट द एनर्जी। तो यानी ये क्या हो गया इनके कार्बोहाइड्रेट्स के मुख्तलिफ जो फंक्शंस हैं। अब ना केमिकल कंपोजिशन की जब हम बात करें, केमिकल कंपोजिशन की जब हम बात करते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं हम इनको यूँ कहते हैं कि दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और complex substances which upon hydrolysis yield polyhydroxy aldehydes और कीटोन्स और बोथ। ये मैंने थोड़ी सी डेफिनेशन इसलिए लिख दी है कि हमारे पास क्योंकि वैरायटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो केमिकली ना कार्बोहाइड्रेट्स को हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन कहते हैं। हालांकि शुरू में हमने सिंपली जो कहा था ना कि हाइड्रेटेड कार्बन्स वगैरह हैं, तो भाई हाइड्रेटेड कार्बन आपने कह दिया था, लेकिन जब हम कुछ और मॉलिक्यूल्स को भी ऑब्ज़र्व करते हैं जैसे एसिटिक एसिड है, देखिए ना एसिटिक एसिड का जो फार्मूला आप लिखते हैं CH3COOH, या अगर आप इसको ना कंडेंस करके लिखें C2H4O2 बनता है। भाई इसमें भी खुद देख लें कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में रेशियो वो 2:1 आ रही है। या इसी तरह से अगर आप देखें लैक्टिक एसिड था फार्मूला, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला की अगर हम बात करें C3H6O3 बनता है। ठीक है, अब ये जो इस तरह से फार्मूला जो बन रहा है इनका, यानी आप ये कह सकते हैं जो एसिड्स होंगे चाहे वो लैक्टिक एसिड है, पायरुविक एसिड है, उनमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, उनके दरमियान जो रेशो आपको मिलती है वो क्या है 2:1 है, लेकिन ये हैं क्या एसिड्स। फिर इसी तरह से ना एक शुगर थे जिसको हम नाम देते हैं रेमनोस शुगर का, उसके अंदर जो है वो अगर आप देखें तो इस तरह से C6H12O5 ये बनता है, यानी ये क्या है रेमनोस। और अगर आप देखें यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ रहे हैं उनमें 2:1 आपको नहीं मिल रही, लेकिन है ये क्या कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो हमने एक स्टार्ट में एक सिंपल सी डेफिनेशन कहा था ना, वो फिर इस पर डेफिनेशन है वो अप्लाई नहीं होती कि कई एसिड्स हैं 2:1 मौजूद है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। फिर इसी तरह से कई कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें एग्जैक्ट 2:1 नहीं आती, लेकिन वो होते क्या हैं कार्बोहाइड्रेट। तो ये सारी बातें ना सामने रखते हुए फिर क्या था केमिकली जो इनको डिफ़ाइन किया गया था वो क्या होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन। अब चूँकि आप मेजॉरिटी लोग हैं वो सब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह पढ़ चुके हैं,
तो उसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो क्या था जी, इस तरह से RC डबल बॉन्ड OH, सॉरी H। अब देखिए ये जो R है ना, ये कार्बन की क्या है, चेन है। लेकिन अब देखें, एक याद आपने रखना है कि ये C डबल बॉन्ड O को हम कार्बोनाइल कार्बन कहते हैं, तो उसके एक वैलेंसी जब वो हाइड्रोजन के साथ अगर आपको सेटिस्फाइड नज़र आती है तो ये क्या होगा, एल्डिहाइड। और अगर यही कार्बोनाइल कार्बन थी और इसके दोनों साइड पे ये R ग्रुप से होते हैं ना, वैसे तो अल्काइल ग्रुप कहते हैं, या आप कह सकते हैं कार्बन कंटेनिंग ग्रुप्स अगर हैं, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि कार्बोनाइल कार्बन की जो दोनों वैलेंसीज हैं दे आर सेटिस्फाइड विद अदर कार्बन आइटम्स, तो फिर क्या है, ये कीटोनिक ग्रुप बन जाएगा। तो ये एल्डिहाइड या कीटोन होंगे। हाँ, एक आसान पहचान बता देता हूँ कि बाज़ का ये MCQs में आ भी जाता है कि भाई जो एल्डिहाइड है या कीटोन है, आपने उनमें से आइडेंटिफाई करना है। अगर उनका स्ट्रक्चर दिया गया तो सबसे जो आसान इसकी आइडेंटिफिकेशन बनती है वो ये कि अगर कार्बन जो डबल बॉन्ड O वाली है, कार्बोनाइल कार्बन, अगर वो क्या है, टर्मिनल इन पोजीशन है, अगर वो क्या है, टर्मिनल इन पोजीशन है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। अब देखिए ना, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक ये सिंपल सा यूं स्ट्रक्चर ये ड्रॉ कर देता हूँ। ये C डबल बॉन्ड OH OH OH, इस तरह से हमने ये कर दिया। फिर इसी तरह से देखें, एक अगर ना 3 कार्बन एटम्स वाला हम एक बनाते हैं और ये C डबल बॉन्ड O था, और जो हर एक कार्बन होगी उसके एक वैलेंस से आप OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ करते हैं, बाकी वैलेंसेस हैं वो क्या है, हाइड्रोजन के थ्रू सेटिस्फाई कर दें। अब ये जो आपके पास आ रहा है ना, जिसमें ये डबल बॉन्ड O सेकंड नंबर पे आ रहा है, यानी टर्मिनल पोजीशन नहीं है, तो फ़ौरन समझ आए कि ये क्या, कीटोन है। और इसका जो नाम था वो क्या था, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। और ये वाला जो था ना, इसको हम नाम देते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड, यानी ये एल्डिहाइड है। इसमें देख लेना, कार्बोनाइल कार्बन ये पहले नंबर पे है, यहाँ पे क्या था, ये टर्मिनल पोजीशन नहीं है, पहले नंबर पे नहीं होगी। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर यूँ ड्रॉ कर देते हैं राइबोस शुगर का, ये देख लें C डबल बॉन्ड O कर दिया, तो हर एक जो कार्बन होगी उसके साथ आपने क्या करना है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देना है। तो ये जो हमारे पास आ रहा है ये क्या था, दिस इज़ राइबोस। अब देखिए जो राइबोस है, इसमें 5 कार्बन्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये जो 5 कार्बन के लिहाज से जो शुगर है, अगर हम इसको ना गौर से देखें, इसमें जो डबल बॉन्ड O है वो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, फर्स्ट पे, यानी टर्मिनल पोजीशन है, तो ये एल्डिहाइड। हाँ, अगर राइबोस के बजाय मैं इसी का 5 कार्बन वाले एक और शुगर ना, ये देखें स्ट्रक्चर ये ड्रा कर देता हूँ, ये डबल बॉन्ड O कर दें, बाकी आप उसी तरह से क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दें। हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाने के बाद जो कार्बन की वैलेंसीज हैं वो आप हाइड्रोजन के थ्रू सेटिस्फाई कर दें। तो देखें ये भी ना उसी तरह से 5 कार्बन है, लेकिन डबल बॉन्ड O जो है वो कहाँ पे, सेकंड कार्बन पे, आप टर्मिनल नहीं है, तो ये कीटोन बन गई। तो इसको हम क्या नाम देंगे, दिस विल बी द राइबुलोज। वो राइबोस से और ये क्या हो जाएगी, राइबुलोज। अच्छा, अब देखिए जैसे मैंने ना यहाँ पे पहले वो लिखे थे कि ग्लूकोज गैलेक्टोज है, ठीक है, या फ्रुक्टोज है, वो आइसोमर्स हैं। भाई आप इनके भी फार्मूले अगर आप काउंट कर लेना तो इसका भी क्या है, C5H10O5 आपको फार्मूला मिलेगा, और सेम फार्मूला राइबुलोज का भी है। अब इस तरह से ये दोनों क्या हो गए, राइबोस और राइबुलोज, दिस बोथ आर
आइसोमर्स, क्यों, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूले आ गए। लेकिन देखिए ना, फंक्शनल ग्रुप भी आप कह सकते हैं डिफरेंट हैं, या इसी तरह से क्या इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी क्या डिफरेंट। अब देखें यहाँ पे मैं इन जनरल लिख रहा हूँ, स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर रहा। अगर इसी तरह से आप ना ये ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने की वजह से क्या होगा, एक रिजल्टेंट जो मॉलिक्यूल बनता है दैट विल बी सुक्रोज, प्लस जब इसमें वाटर भी रिलीज होगा। लेकिन मैं इतना बता देता हूँ कि जो ग्लूकोज है ये जो है एल्डो शुगर में आएगा और ये क्या होगा, कीटो। ये पर्टिकुलरली आपने याद रखने हैं कि एल्डिहाइड इसमें फॉर्म कौन सी हैं और कीटो। ऑलमोस्ट जो आपके सिलेबस में दिए हुए ना वो मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, वही आपके अगर जहन में रहें तो एनफ कि एल्डो कौन सी और कीटो, यानी एल्डिहाइड जिसमें ग्रुप होगा उसको हम एल्डो शुगर कहेंगे। अब मैं यहाँ पे ना जैसे ग्लूकोज लिख रहा हूँ, एल्डो शुगर, फ़ौरन आप समझें कि उसमें जो कार्बोनाइल कार्बन है दैट विल बी द फर्स्ट वन, C डबल बॉन्ड O पहली पोजीशन पे होगा। इसी तरह से यहाँ पे जो कीटो है, राइबोलोज भी आपने देख ली, वो कीटो फॉर्म में है। और ये जो राइबोलोज है ना, ये मैं बता देता हूँ इस तरह से कि आपने बायो एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में जो कैल्विन साइकिल पढ़ा था उसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर RUBP, राइबोलोज बिस फॉस्फेट भी कहते हैं जिसको, वो बेसिकली वो यही राइबोलोज था। उसमें क्या था कि ये वाले जो होते हैं ना कार्बन 1 और 5 के साथ क्या था, फॉस्फेट लगा हुआ है, तो वो क्या बन जाता है, RUBP, राइबोलोज बिस फॉस्फेट, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5। वो कुछ बुक्स में ना उसका नाम यूँ भी दे देते होते हैं, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट या बाइस फॉस्फेट बोला जाता है कि कार्बन नंबर 1 और 5 के साथ फॉस्फेट, तो वो फास्फोराइलेटेड शुगर बन जाती है कि उसमें हमने ना, ये मैं तो सिंपली लिख रहा हूँ ना, ये फॉस्फेट ग्रुप है, P फॉर फॉस्फेट, तो वो कार्बन 1 और 5 पे होता है। इसी तरह से आपने ना ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी पढ़ा था, ये इंटरमीडिएट बना था ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, वो जो था ना फ्रुक्टोज 1,6 बाइस फॉस्फेट। मेरे ख्याल आप बातें समझ आ रही होंगी कि फ्रुक्टोज 1,6 बाइस फॉस्फेट जो आपने कहा था, फ्रुक्टोज भी जो होती है ना इस तरह से कीटो शुगर होती है, C डबल बॉन्ड O सेकंड कार्बन पे होगा, 1 और 6 के ऊपर आग लगा देते हैं उसमें क्या, फॉस्फेट, तो वो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है ना दैट इज़ आल्सो अ फास्फोराइलेटेड शुगर। वो कौन सी थी, फास्फोराइलेटेड शुगर में आता है। अब ना ये जो फास्फोराइलेटेड शुगर थी जब वो ब्रेक हुई थी तो आपने कहा था एक मॉलिक्यूल बनता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, यानी वो यही वाली डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन थी लेकिन एक कार्बन के साथ फॉस्फेट, और फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड PGAL से आपने उसको लिखा था, या G3P भी लिखा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, वो यही वाला ग्लिसरॉल्डिहाइड था, सिर्फ कार्बन नंबर 3 पे क्या है, फॉस्फेट आके ऐड हो गया है। तो इस तरह से ना आपने जहन में रखना है कि ये जितने भी हम पढ़ते रहते हैं ना ये यही वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब देखें आगे वो उनके किस तरह से जो डिफरेंट रोल्स चल रहे हैं। एनीवे ये जो अभी हमने कहा ना पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन, वो तो सिंपल हो गया, जैसे कहा राइबोज है या राइबोलोज है, ये एल्डिहाइड थी ये कीटोन थी, हो गए। लेकिन दूसरी तरफ हमने कहा या कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं। अब कम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या है, सुक्रोज है वो कम्प्लेक्स है, वो तो सिंपल में नहीं आएगा। लेकिन देखें अगर सुक्रोज को कम्प्लेक्स में कह रहा हूँ तो कहाँ से बना है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से। और जो मैंने इसी चैप्टर में वो जो एक लास्ट लेक्चर में टॉपिक बताया था ना कंडेंसेशन, कि जिसमें हम क्या कहते हैं, दो सिंपल मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो कंबाइन करेंगे, HOH वाटर बनेगा, फिर आपस में लिंक हो जाते हैं तो सुक्रोज बन गया। ये वही वाला है। हाँ उसका अपोजिट हमने हाइड्रोलिसिस देखा था। ये इक्वेशन अगर हम इसको ना यूं रिवर्स कर देते हैं,
सुक्रोज के फॉर्मेशन कंडेंसेशन प्रोसेस है, और रिवर्स क्या होगा, सुक्रोज को आप ब्रेक करेंगे बाय यूटिलाइजिंग वाटर मॉलिक्यूल, वो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो उसमें एक वाटर मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे आप, और सुक्रोज अगेन जो है वो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज के अंदर ब्रेक हो जाएंगे। वो जो हमने कहा ना, आर कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस विच अपॉन हाइड्रोलिसिस यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या फिर क्या होगा, कीटोन्स देंगे, या क्या होंगे, दोनों। जो आपके सिलेबस में है, मैं अगर उनके लिहाज से बात करूँ ना, ये सुक्रोज है वो क्या कर रहा है, ये दोनों देता है, यानी एल्डिहाइड और कीटोन। और इसी तरह से अगर हम माल्टोज, वो भी आपके सिलेबस में मेंशन उसने की है, माल्टोज है वो ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स देगी। वो क्या है, मॉलिक्यूल्स जब यानी हम माल्टोज के ब्रेक करते हैं तो हमें क्या मिलेगा अपन हाइड्रोलिसिस, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, यानी वो सिर्फ क्या है, एल्डिहाइड दे रहा है। यहाँ तक आई थिंक ये बातें आपके क्लियर हो जानी चाहिए। अब नेक्स्ट जो हम आते हैं इसके क्लासिफिकेशन की तरफ, यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको हम फर्दर जो है वो कैसे क्लासीफाई करेंगे, या इनको हम कौन कौन से जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर डिवाइड करते हैं। अच्छा, अब हम ना कार्बोहाइड्रेट्स को 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं, और उनमें हम जो सबसे पहली क्लास जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे, दैट इज़ मोनोसैकेराइड्स। कौन से, मोनोसैकेराइड। अब देखें, जो मोनो है इसका मीनिंग क्या होता है, 1, और सैकेराइड्स का मीनिंग क्या होगा, हैविंग शुगर्स। यानी उसमें क्या है कि अगर ना वो सिंगल एक शुगर मॉलिक्यूल से अगर एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बना हुआ है तो दैट विल बी मोनोसैकेराइड। अब ठीक है, हम इसको सिंगल शुगर तो कह देते हैं, और एक और भी इस तरह से नाम दिया जाता है मोनोसैकेराइड्स को कि दीज आर द सिंपलेस्ट शुगर्स कह दें या कार्बोहाइड्रेट्स, यानी जो इसके मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं या सिंपलेस्ट शुगर्स। अब देखिए, ये जो सिंपलेस्ट शुगर्स हैं जिनको आप मोनोसैकेराइड कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनको हम मोनोसैकेराइड या एक सिंपल शुगर कैसे कह देते हैं। मैं एक आसान से यहाँ पे बात करता हूँ, वो ये कि जो मोनोसैकेराइड्स हैं दे कैन नेवर बी हाइड्रोलाइज्ड। ये एक आपने बात याद रखनी है कि जो मोनोसैकेराइड्स होंगे वो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकें। अगर अभी हमने जो किया था ना सुक्रोज को देखें, अब आपने हाइड्रोलाइज कर लिया था। कैसे किया था कि भाई सुक्रोज जब आप ब्रेक डाउन करेंगे तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और दूसरा क्या था, फ्रुक्टोज का मिल जाता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, वो हाइड्रोलाइज हो रहा है। लेकिन ये जो मोनोसैकेराइड्स हैं ये क्या होंगे, उस तरह से हाइड्रोलाइज नहीं हो रहे होते। लेकिन एक चीज़ में भी आपने थोड़ी सी नोट की हो, थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि जो फ्रुक्टोज 1,6-बाइसफॉस्फेट था, जो ग्लाइकोलिसिस का जो स्टेप था ना, कि जिसमें ख़ास तौर पे जो प्रेपरेटरी फेज का लास्ट स्टेप होता है, उसमें क्या होगा कि फ्रुक्टोज 1,6-बाइसफॉस्फेट ब्रेक डाउन होगा किस में, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर, और दूसरी तरफ क्या था, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। अब देखें, एक एल्डिहाइड एक कीटोन, अब वो स्प्लिट ज़रूर हुआ है, लेकिन पॉइंट ये याद रखना है कि वो हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा। अगर हाइड्रोलाइज होता तो फिर हम उसको मोनोसैकेराइड ना कहते। जो फ्रुक्टोज है, जब हमने उसको स्प्लिट किया था, ये बात करना आपके माइंड में ये कन्फ्यूजन आ सकती है कि वहाँ पे तो क्या था, फ्रुक्टोज 1,6-बाइसफॉस्फेट से क्या है, एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और यानी जो कीटोन थी, और दूसरा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो एल्डिहाइड है, वो 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। लेकिन उस स्टेप को या उस प्रोसेस को आप हाइड्रोलिसिस
नहीं कह सकते। और क्यों नहीं कह सकते हैं कि दैट प्रोसेस इज़ नॉट यूजिंग एनी वाटर मॉलिक्यूल, देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो इसलिए फिर वो क्या होगा, सिंपल स्प्लिटिंग है, ये वाली हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। तो मोनोसैकेराइड की पहचान ही यही है कि दे विल नेवर बी हाइड्रोलाइज्ड। अब जो मोनोसैकेराइड्स हैं, जैसे अभी हमने कहा था कि ये दोनों तरह के हो सकते हैं, यानी मोनोसैकेराइड्स क्या होंगे, आइदर दिस विल बी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ये क्या होंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होंगे या फिर क्या होंगे, कीटोन। लेकिन अब वो वाली बात नहीं आएगी और कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, जो मैंने पहले डेफिनेशन में लिखा, जो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की बात की थी ना, विच अपॉन हाइड्रोलिसिस यील्ड, वो जो दूसरी दो क्लासेस हैं, यानी मोनोसैकेराइड तो पहले है ना, दूसरी दो क्लासेस ओलिगोसैकेराइड है और पॉलीसैकेराइड्स होंगे, उनके अंदर क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगी और वो फिर ये देंगे। लेकिन ये क्या है, सिंपल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या फिर क्या हुए, कीटोन्स। अच्छा, अब देखें यहाँ पे जो पॉलीहाइड्रोक्सी का एक कंसेप्ट आ रहा है, मैं इस तरह से ना ये एक शुगर मॉलिक्यूल ये ड्रा कर रहा हूँ और देखें उसके स्ट्रक्चर में कि हमने हर कार्बन के साथ क्या किया है, एक OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया कि वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू ऑल कार्बन्स एक्सेप्ट द कार्बोनाइल, यानी जिसके साथ C डबल बॉन्ड O होगा उसके साथ OH ग्रुप या हाइड्रोक्सिल नहीं होता। अब ना ये जो नंबरिंग के लिहाज से अगर आप देखें, इसमें क्या थे, ये 5 हैं, और इसी तरह से अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो उसमें क्या होंगे, 6 होंगे। अब एक याद रखें कि जो मोनोसैकेराइड ने ना, उनका जो सिंपल या सिंगल जो मॉलिक्यूल होगा ना, हम ये कहते हैं कि दैट इज़ मेड अप ऑफ 3 to 7 कार्बन एटम्स। जी, एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या होंगे, 3 से लेके 7 तक कार्बन एटम्स हो सकते हैं। अब देखें वो जो 3 कार्बन एटम्स वाले जो होंगे उनको हम क्या कहते हैं, ट्राइओसिस। जो 4 कार्बन वाले हैं वो क्या हैं, टेट्रोसिस। जो 5 कार्बन वाले हैं पेंटोसिस, यानी वो जो मोनोसैकेराइड या शुगर होंगे। और 6 वाले जो होंगे वो हेक्सोसिस में आएंगे, और 7 जिनमें कार्बन होंगी दीज विल बी हेप्टोसिस। अब ये ना, ये सारे के सारे क्या हैं, मोनोसैकेराइड की फर्दर ये क्लासेस है, और ये भी MCQ में आ सकता है। ये आपने याद रखना है कि मोनोसैकेराइड को आगे हम 5 क्लासेस के अंदर जब वो डिवाइड कर सकते हैं, यानी वो जो 5 क्लासेस हैं ना, ट्राइओ से हेप्टोस तक, दे आर बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। लेकिन हर एक जो क्लास होगी उसको हम फर्दर फिर क्या 2 सब क्लासेस में डिवाइड करेंगे। कैसे, लेकिन मोनोसैकेराइड को तो नंबर ऑफ कार्बन के लिहाज से मैंने 5 में कर दिया, फिर हर एक को मैं कह रहा हूँ फर्दर हम 2 सब क्लासेस में। कैसे, जो ट्राइओस है ना, जैसे पहले हमने एक लिखा था ग्लिसरॉल्डिहाइड, भाई उसमें भी 3 कार्बन थे। फिर दूसरा डाईहाइड्रोक्सी जो एसीटोन थी उसमें भी 3 कार्बन हैं, दोनों ट्राइओसिस, लेकिन एक एल्डिहाइड थी और दूसरी क्या है, कीटोन। फिर इसी तरह से हमने ना एक अभी किया है राइबोज और राइबुलोज, दोनों 5 कार्बन पेंटोसिस हैं, लेकिन एक एल्डिहाइड फॉर्म थी, दूसरी क्या थी, कीटोनिक। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। हाँ, इतना मैं बता देता हूँ कि ये जो ट्राइओसिस जो है, पेंटोसिस और हेक्सोसिस जो होती है ना, दे आर अबंडेंट इन नेचर। अबंडेंस की बात आती है तो उसमें ना अगर MCQ में आ जाए ना, तो एक याद रखना है कि ट्राइओसिस जो है ना, वो फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन के इंटरमीडिएट के तौर पे बनती हैं, बहुत ज़्यादा हैं ये। पेंटोसिस जो है DNA RNA का पार्ट है, बहुत ज़्यादा होंगी नेचर के अंदर। और हेक्सोसिस ग्लूकोज है, और ग्लूकोज से देख लेना जैसा स्टार्च है या जितने भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं वो ग्लूकोज से बन रहे हैं, तो भाई वो हेक्सोसिस में आ जाते हैं। तो हेक्सोसिस जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन
चूँकि वो ग्लूकोज उसमें होगा मोस्टली, तो ग्लूकोज की वजह से फिर वो क्या है अबंडेंट हो जाएगा। हाँ, जो टेट्रोसिस और हेप्टोसिस हैं ये बहुत कम हमें नेचर में मिलते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वो बनाएंगे। बैक्टीरिया जो होंगे वो क्या करते हैं कि ये टेट्रोसिस भी बनाते हैं और पेंटोसिस। हाँ, एक अभी आपके सिलेबस में वो नहीं है शामिल, इतना मैं बता देता हूँ कि जो कैल्विन साइकिल जो आपने पढ़ा था, कैल्विन साइकिल की आपने 3 फेजेस पढ़ी हैं, वो हम इंशाल्लाह ना बायो एनर्जेटिक्स में ना वो डिस्कस करेंगे, जैसा डार्क रिएक्शन की बातें होंगी। उसमें एक ये था कि जिस वक्त RuBP से आप ना 6 मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं G3P ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, एक मॉलिक्यूल आउटपुट था। बाकी जो 5 मॉलिक्यूल्स हैं, आखिरी फेज़ की बात करें, रीजनरेशन फेज़ जिसको कहते हैं, उन G3P के 5 मॉलिक्यूल से वापस आप RuBP बना रहे थे, रीजनरेशन फेज़। उस रीजनरेशन फेज़ के दौरान ये टेट्रोसिस भी बनती हैं और हेप्टोसिस भी बनती हैं। ये आपने ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये इस तरह से ना ये बनते रहते हैं, ये इस तरह से इंटरमीडिएट्स के तौर पे। लेकिन जो नॉर्मली हमें प्लांट्स के अंदर जो एग्जिस्ट करते हुए मिलते हैं वो ये ज़्यादातर ट्रायोसिस हैं, पेंटोसिस और हेक्सोसिस मिलेंगे अमंग मोनोसैकेराइड्स। अब एक और पॉइंट भी यहाँ पे कि जो सिंपल शुगर्स हैं, मोनोसैकेराइड्स हैं, जब वो ड्राई फॉर्म में होंगी या क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर, तो वो इस तरह से क्या करती हैं, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाती हैं। लेकिन जो मिसाल के तौर पे एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में जब होंगे तो ये फिर क्या करेंगे, रिंग्ड स्ट्रक्चर। भाई रिंग्ड स्ट्रक्चर कैसे बनता है कि चेन के कोई से 2 एटम्स जब आपस में वापस से लिंक हो जाए ना, तो वो फिर क्या हो जाएगा, क्लोज चेन बन जाएगी। मिसाल के तौर पे देखें, यहाँ पे ये होता है कि जिस वक्त हम इस राइबोस को एक्वस फॉर्म में देखते हैं, तो ये मैं रफली से एक फिगर इसकी ड्रॉ कर देता हूँ। ये जस्ट लाइक दिस आपको ये नज़र आएगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये कार्बन के नंबर्स भी हम ये लगा देते हैं 1 2 3 4 और ये क्या है 5। अब देखें इसमें ना ये 5 वाला CH2OH, बाकी आप उसी तरह से HOH जब वो लगा सकते हैं। ये क्या था, राइबोस का है। लेकिन देखें ये कब बना ये स्ट्रक्चर कि व्हेन इट इज़ इन एक्वस फॉर्म, और जब ये एक्वस फॉर्म में होगी राइबोस, तो ये जो रिंग स्ट्रक्चर बनता है ना, ख़ास तौर पे मैं इसको ऐसे कह देता हूँ, वो वाला रिंग स्ट्रक्चर कि जिसमें क्या है, एक कॉर्नर जो होता है उसमें ऑक्सीजन है, बाकी 4 कार्बन वाले होते हैं। और अगर आपने इनकी वैलेंसीज उस तरह से बना देना कि इनके साथ ये देख लें हाइड्रोजन एटम्स होंगे, तो ये स्ट्रक्चर जो बनता है दिस इज़ फ्यूरॉन, यानी ये कौन सा है, हेट्रोसाइक्लिक में आता है फ्यूरॉन। तो भाई राइबोस ने क्या किया, एक फ्यूरॉन रिंग की तरह से बना दिया क्या नहीं, तो ये वाला जो होगा राइबोफ्यूरानोज। लेकिन जो पॉइंट समझने वाला है, इधर देखें ये कार्बन 1 है और ये कार्बन 4, ये दोनों वापस आपस में अटैच हो गई हैं ऑक्सीजन के थ्रू, यानी कार्बन 1 और ये कार्बन 1 में फ़िलहाल कह रहा हूँ ना, असल में वो कौन सी होती है, ये कार्बोनाइल कार्बन है। और ये देखें ना कार्बोनाइल कार्बन जो है वो कार्बन नंबर 4 के साथ जब वो थ्रू ऑक्सीजन लिंक्ड है, तो ये जो इसमें जो कार्बन नंबर 4 होगी उसको भी एक हम नाम देते हैं, ये MCQs में आ सकते हैं, दिस इज़ अ पेनल्टीमेट कार्बन। इस कार्बन को आप क्या कहेंगे, दिस इज़ अ पेनल्टीमेट कार्बन। और पेनल्टीमेट कार्बन जो होगी वो सेकंड लास्ट कार्बन होती है, लास्ट वाली नहीं है, यहाँ पे कौन सी है, कार्बन नंबर 4 जो है वो सेकंड लास्ट कार्बन है, पेनल्टीमेट। तो कार्बोनाइल कार्बन जो होगी वो इस पेनल्टीमेट के साथ क्या है,
वो आके रिएक्ट करती है और इस तरह से एक फ्यूरॉन की तरह का रिंग बना देती है। ये देखें ना, जैसे ये मैंने फ्यूरॉन रिंग बनाया हुआ है ना कि ये 5 कॉर्नर्ड ऐसे रिंग होगा, वही रिंग वहाँ पे मान रही है। तो जब वो फ्यूरॉन रिंग बना है तो वो फ्यूरानोज स्ट्रक्चर होगा। कौन राइबोज बना रहा है? तो राइबोफ्यूरानोज। हाँ, एक बात ज़हन में रखनी है कि अगर आ जाए ना रिंग स्ट्रक्चर में जो केमिकल फार्मूला है उसमें क्या चेंज आती है, तो आपने ज़हन में रखना है किसी किस्म की कोई चेंज मॉलिक्यूलर फार्मूला में नहीं आएगी। मिसाल के तौर पे देखें, यहाँ पे राइबोज है ना, इसका फार्मूला बनता है C5H10O5। क्या बनेगा? C5H10O5। अब ये C5H10O5 है, सेम फार्मूला आपको राइबोफ्यूरानोज के अंदर भी मिलेगा, C5H10O5 ही रहेगा। जस्ट वो रीअरेंजमेंट हुई है, लेकिन ये रिंग स्ट्रक्चर होता है और वो क्या था? ओपन टाइप। इसी तरह से देखें, अगर मैं यहाँ पे ना ग्लूकोज की बात करता हूँ तो ग्लूकोज के अंदर जो है वो फर्दर जो होंगे ना, ये देख लें 6 कार्बन एटम्स नज़र आ रहे हैं। तो इसमें आपको जो है वो डबल बॉन्ड और ये पहली कार्बन पे, तो फ़ौरन आप क्या इससे कहेंगे कि ये एल्डिहाइड शुगर में आता है। जबकि दूसरे को देखें ना, जो हमने राइबोज पढ़ा उसमें पहले पे था, तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल्स हैं? एल्डिहाइड की। तो आपकी बुक में ज़्यादातर जो डिस्कस हुए हैं वो एल्डिहाइड ही हैं, तो एल्डो शुगर्स हैं। अब ठीक है, इसका फार्मूला जो होगा ना ग्लूकोज का C6H12O6 ही रहेगा। ये उसका क्या स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर था। हाँ, जब ये रिएक्ट करेगी यानी पेनल्टीमेट, अब देखिए पेनल्टीमेट यहाँ पे कार्बन नंबर 5 बन रही है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? कार्बन नंबर 1 और 5 जो होंगे आपस में क्या करते हैं? रिएक्ट करेंगे। जब ये रिएक्ट करते हैं तो अब ज़रा बात समझने वाली है। यहाँ पे 5 कार्बन वाली रिंग कैसे बनी थी? देखें, रिंग के अंदर कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 आ रही हैं। ये MCQs में आ रहे हैं कि जो स्ट्रेट चेन के अंदर जो कार्बन थी उनमें से कौन कौन सी कार्बन होंगी? दे विल बी द पार्ट ऑफ द रिंग एंड विच विल बी द नॉट पार्ट ऑफ द रिंग। तो याद रखें, पेनल्टीमेट यानी कार्बोनाइल से लेके पेनल्टीमेट तक जो कॉन्टिन्यूस चेन होती है वो रिंग का पार्ट होंगे, और जो पेनल्टीमेट के बाद नेक्स्ट आती है लास्ट वाली जो कार्बन होगी वो रिंग का पार्ट नहीं। ये जो CH2OH हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, ये नंबर 5 पे, वो रिंग से बाहर है, वो 5th वाली कार्बन थी। यहाँ पे 6th वाली जो होगी वो रिंग से बाहर होगी। लेकिन देखें, कार्बोनाइल से लेके पेनल्टीमेट तक टोटल 5 कार्बन्स बनती हैं। 5 कार्बन्स तो ये ऑक्यूपाई कर लेंगी, और 6 कार्बन जो होगा वो क्या है? ऑक्सीजन। जब इस तरह से ना ऑक्सीजन जो होती है ये 6 कार्बन यूं आके ऑक्यूपाई कर लेगी, बाकी तमाम जो कार्बन्स होंगे उन पे क्या होगा? कार्बन एटम्स होंगे। तो ऐसा जो रिंग बनता है उसको हम पायरॉन रिंग का नाम देते हैं। अब देखिए ना, यहाँ पे ये OH और H मैं इस तरह से ये लगा रहा हूँ कि ये हाइड्रोक्सल ग्रुप और वो सारे जो थे ना हर कार्बन वाले, ये आपको नज़र आ रहे हैं, और ये CH2OH है। अब अगर कहें तो ये नंबर 1 थी और ये वाली 5 है। अगर ये नंबर 1 है, ये 2, 3, 4 और 5, 6 से बनती हैं। तो आप देखें, यहाँ पे ग्लूकोज ने क्या किया? एक 6 कार्बन रिंग बना दिया ना, तो इसको हम पायरॉन का नाम देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? ग्लूकोपायरानोज। ये क्या बन जाएगी? ग्लूकोपायरानोज। अब देखें, ये जो ग्लूकोपायरानोज यहाँ पे बन रही है उसका और ग्लूकोज के फार्मूले में कोई चेंज नहीं आई, वो एक्वस फॉर्म में था और यहाँ पे इस तरह से। तो बेसिकली देखें, जो दोनों मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ पे शो किए हैं, इसमें रिंग के अंदर 5 कार्बन स्ट्रेट चेन से आ रही हैं, इसमें 4 आ रही थी। अब नेक्स्ट जो है ना, यहाँ पे सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स की बात भी कर लेते हैं। ख़ास तौर पे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिहाज से ना हम स्टीरियो आइसोमर्स पढ़ते हैं।
और नॉर्मली जो स्टीरियो आइसोमर्स है ना वो क्या होंगे, जस्ट लाइक आइसोमर्स दे विल हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि उनमें जो H और OH की पोजीशंस होंगी वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप और H ग्रुप जो होते हैं ना उनकी पोजीशंस जब चेंज हो जाती हैं तो उसके साथ जो आइसोमर्स बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। लेकिन देखिए H और OH ग्रुप की पोजीशन से डिफरेंट कहाँ पे आएंगी, वो याद रखिएगा कि जो एसिमेट्रिक कार्बन्स हैं कोई से दो आइसोमर्स से, जब आप कहते हैं ना वो दोनों आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, लेकिन कौन से, स्टीरियो आइसोमर्स, फ़ौरन आप देखें कि उनमें H और OH की पोजीशंस कहीं पे आपको चेंज नज़र आ रही हैं या नहीं। जैसे चेंज नज़र आएंगी तो वो फिर क्या हो जाएंगे, स्टीरियो आइसोमर। लेकिन वो स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं ना एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स पे चेंजेस की वजह से होते हैं। भाई एसिमेट्रिक फिर कौन सी होंगी, याद रखें कोई भी कार्बन है, यानी आप देखें ना कार्बन की वैलेंसी जब वो 4 है, अगर ना ये 4 की 4 वैलेंसीज है ना वो डिफरेंट ग्रुप्स के साथ सेटिस्फाई हैं, डिफरेंट ग्रुप्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट 4 एटम्स भी हो सकते हैं, अगर उनके साथ सेटिस्फाई हैं तो ये फिर क्या होगा, शायद एसिमेट्रिक कार्बन एटम। और इस लिहाज से ये कार्बन नंबर 2, 3, 4 और 5 जो हैं, यानी ग्लूकोज की बात करूं तो ये आप देख लें, ये MCQs में आ सकती हैं बातें। कार्बन नंबर 2, 3, 4 और 5 जो हैं ये चारों ये कौन सी हैं, एसिमेट्रिक कार्बन्स हैं। जबकि इधर देखें राइबोस के अंदर क्या होगा, 2, 3 और 4 होंगी। मैं ज़बानी बता देता हूँ, देखें जैसे हमने ना फ्रुक्टोज अभी बोला था, ये फ्रुक्टोज में जो अगर देखें तो वो कीटोनिक शुगर में आती है, कीटोनिक ग्रुप होगा। अब C डबल बॉन्ड O किस पे आ गया, कार्बोनाइल कार्बन जो थी वो सेकंड बन गई। अब जिसका सेकंड कार्बन जो है यहाँ पे वो उसकी कौन सी होगी, कार्बोनाइल, और वो होते भी क्या है, सिमेट्रिक होगी। अब 3, 4, 5 तीन जो कार्बन्स होंगी ना वो क्या होंगी, एसिमेट्रिकल होंगी। यानी बात कर ये MCQ में बातें पूछी जा सकती हैं कि ग्लूकोज के अंदर कितनी हैं, राइबोस के अंदर कितनी आ रही हैं, फिर इसी तरह से फ्रुक्टोज में कितनी एसिमेट्रिक होंगी। याद रखें इसमें भी क्या है, 3 हैं, फ्रुक्टोज में भी क्या होंगी, 3 होंगी, लेकिन नंबरिंग का फ़र्क होगा। इसमें कार्बन नंबर 2, 3, 4 जो थी राइबोस की वो एसिमेट्रिक हैं। फ्रुक्टोज के अंदर क्या होगा, 3, 4 और 5 जो होंगी वो क्या होंगी, एसिमेट्रिक। जबकि ग्लूकोज के अंदर 4 होती हैं एसिमेट्रिक कार्बन एटम, 2, 3, 4 और 5 नंबर वाली जो है। और एक सिंपल सा फार्मूला हम ना ये लेते हैं कि 2 पावर n कर देते हैं, और n जो है वो नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन है। जैसे मैंने अभी कहा ना स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं कि H OH की पोजीशंस अगर आप चेंज करते हैं ना तो फिर क्या होगा, जो आइसोमर्स आपको मिलेंगे एसिमेट्रिक कार्बन के लिहाज से वो स्टीरियो आइसोमर्स हैं। अगर ना हम जस्ट ज़ुबानी कैलकुलेट करना चाहें कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, तो बिल्कुल आसान सा है। देखें अभी हमने क्या कहा था कि ग्लूकोज के अंदर ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो है ना ये क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम। और एसिमेट्रिक आपने क्या किसको कहा था, जिसमें चारों के चारों जो ग्रुप्स होते हैं वो क्या होंगे, या एटम्स डिफरेंट होंगे। अब अगर ये 4 उसमें आ रही हैं तो n क्या हुआ, 4, तो क्या हो जाएगा 2 पावर, अगर आप n करते हैं ना 4 तो क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2, तो ये कितने बनते हैं, शाबाश 16। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसके जो आइसोमर्स हैं स्टीरियो आइसोमर्स उनकी तादाद कितनी होगी, 16। इसी तरह से यहाँ पे जो राइबोस है इसमें 2, 3, 4 3 कार्बन थी, तो 2 × 2 × 2 होगा, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, यानी 8 आइसोमर्स बनेंगे। इस तरह फ्रुक्टोज के भी क्या होंगे, 8 स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। बल वो ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है कि आपके सिलेबस में नहीं है। अच्छा, इसके बाद ना एक इन्हीं आइसोमर्स में मैं ख़ास तौर पे ये रिंग स्ट्रक्चर की बात कर देता हूँ कि आपके सिलेबस में उसने ना
ग्लूकोज को भी डिस्कस किया है, इसके अलावा ना फ्रुक्टोज को भी किया हुआ है और गैलेक्टोज वगैरह को भी किया हुआ है। देखें जो ग्लूकोज है उसके फर्दर जो है वो 2 आइसोमर्स हो सकते हैं, वही पोजीशन ऑफ HOH के लिहाज से ना अगर हम लेते हैं। देखिए अगर नंबर 1 जो कार्बन थी उसमें OH ग्रुप आपको अपर साइड पे नज़र आ रहा है ना, तो आप इसको क्या कहेंगे कि ये कौन सा है, बीटा ग्लूकोज। और सेम स्ट्रक्चर में ये ड्रॉ कर देता हूँ, इधर देखें सेम स्ट्रक्चर है, कोई और डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हम ये करते हैं कि OH ग्रुप को क्या है, जो कार्बन नंबर 1 पे था उसको लोअर साइड पे मेंशन कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, शाबाश। अब देखिए ना यहाँ पे OH अपर साइड पे था वो बीटा ग्लूकोज, तो यहाँ पे लोअर पे है तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा ग्लूकोज। ये दोनों आइसोमर्स हैं। अब ना इसी तरह से अगर हम जो सेकंड आपकी बुक में दिया हुआ है गैलेक्टोज, उसका फार्मूला लिखें, स्ट्रक्चर फार्मूला मैं यहाँ पे वो भी कर देता हूँ, आप ज़रा नोट कीजिएगा। और मैं इसमें ना फ़िलहाल ये OH ऊपर लिख रहा हूँ, यानी बीटा हम उसमें ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखिए इसमें और उसमें जो डिफरेंस आपको फील होगा ना, यहाँ पे ये देखें ये अल्फ़ा ग्लूकोज था, इसमें OH नीचे, इसमें अपर साइड पे था ये बीटा ग्लूकोज। अब देखें यहाँ पे ये OH क्या है, बीटा की तरह अपर साइड पे है, लेकिन कार्बन नंबर 4 जो होगा अगर OH आपको अपर साइड पे नज़र आता है ना, तो बीटा तो ये हो गया, कार्बन नंबर 1 पे OH अपर साइड पे था उसकी वजह से, लेकिन कार्बन नंबर 4 पे भी अगर OH ऊपर आ रहा है तो अब ये ग्लूकोज नहीं रहा, ये क्या बन गया, दिस इज बीटा गैलेक्टोज। ये क्या बन गया, बीटा गैलेक्टोज बन गया है। अब इसी तरह से अगर हम ना फ्रुक्टोज की बात करते हैं तो देखें फ्रुक्टोज जैसे अभी हमने कहा था ये भी 6 कार्बन मोनोसैकेराइड में आते हैं हेक्सोस के अंदर, लेकिन इसमें जो है ना जो ख़ास तौर पे जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हैं वो कितना होगा, 6। ग्लूकोज का ये क्या है, आइसोमर है। तो भाई उसमें फार्मूले के लिहाज से कोई चेंज उस तरह से नहीं आती, लेकिन जब हम स्ट्रक्चरली इसको ऑब्जर्व करते हैं, ये देखिए मैं नंबरिंग भी कर रहा हूँ, ये 1 2 3 4 5 और ये 6, लेकिन रिंग देखें 5 कार्बन वाला आ रहा है, फार्मूला वही C6H12O6 ही रहेगा। अब ना ये क्या था, फ्रुक्टोज है, लेकिन आप देखें रिंग की जो पहली कार्बन होगी वो नंबर 2 है। यहाँ पे 2 बातें आपने याद रखनी है कि ग्लूकोज के अंदर कार्बन नंबर 1 और 5 जो होते हैं दे आर लिंक्ड थ्रू ऑक्सीजन टू फॉर्म अ पायरॉन रिंग, पायरानोज स्ट्रक्चर, जबकि राइबोज के अंदर क्या था, जो 5 कार्बन शुगर, कार्बन नंबर 5 और 4, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, MCQs में आ सकते हैं कि इसमें लिंकेज जो है ना 1 और 4 कार्बन्स का थ्रू ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 और 5 का जो था वो थ्रू ऑक्सीजन था लिंक रिंग स्ट्रक्चर में। जबकि फ्रुक्टोज के अंदर अगर आप देखें तो कार्बन नंबर 2 और 5 आपस में लिंक है, ग्लूकोज में 1 और 5 थे, इसमें 2 और 5 है, ऑक्सीजन के थ्रू आपस में ये लिंक हुई। भाई जब 1 और 5 थी ना तो टोटल 5 कार्बन हुई हैं, 1 से लेके 5 तक जो रिंग का पार्ट है, तो एक कॉर्नर पे ऑक्सीजन आ गई, 6 कॉर्नर रिंग। अगर 1 और जो थी ना रिंग से बाहर जा रही है, 2 और 5 आपस में लिंक हो रही हैं, 2 से लेके 5 तक 4 कार्बन्स बनती हैं, 4 कॉर्नर वो ऑक्यूपाई कर लेंगी और एक कॉर्नर पे ऑक्सीजन आ जाएगी, बनेगी क्या, ये 5 कॉर्नर रिंग। लेकिन ये जो 5 कॉर्नर रिंग होगी ना, इसको आप क्या नाम देंगे, फ्रुक्टोज का, ठीक है ना। ये लेकिन ये देखें फ्रुक्टोज जो है वो जैसे यहाँ पे फ्यूरानोज रिंग की बात की थी ना, आप इसको
फ्यूरानोज भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें, चूँकि OH अपर साइड पे था तो ये क्या हो जाएगा, बीटा फ्रुक्टोज। ये कौन सा बन जाएगा जी, बीटा फ्रुक्टोज। ये आपने ख़ास तौर पे याद रखना है। और इसमें मेरे जो टीचर थे उन्होंने बड़ी एक आसान सी पहचान बता देती थी कि मैक्सिमम लोग जो होते हैं ना इसी में आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि अल्फ़ा कौन सा होगा, बीटा। उन्होंने ये कहा था कि देखें जो है ना बहिश्त, जो जन्नत को जो है ना उर्दू में हम बहिश्त भी कहते हैं, तो बी से शुरू है, बीटा बी। तो आप देखें बहिश्त या जन्नत क्या है, ऊपर है। तो उस लिहाज से फिर क्या हुआ, अगर OH ऊपर है तो वो बहिश्त, वो ज़हन में रखना है, तो बीटा हो जाएगा। अगर OH नीचे है तो वो फिर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा। तो ये मेन क्या है, आपने यहाँ पे डिफरेंसेस याद रखने हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट थे पॉइंट्स। तो इसमें ख़ास तौर पे जो अभी तक हमने किया है ना, ये जितने भी थे, चाहे वो गैलेक्टोज है या ग्लूकोज है या फ्रुक्टोज है, ये तीनों आपस में क्या है, आइसोमर्स हैं। और तीनों का फार्मूला जो होगा वो यहाँ पे ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये C6H12O6 आ जाएगा। फिर दूसरी बात आपने ये भी याद रखनी है MCQ के लिहाज से, अगर आ जाए इन तीनों में एल्डिहाइड कौन सा है, कीटोनिक कौन सा है, भाई जो गैलेक्टोज और ग्लूकोज हैं ये दोनों क्या हैं, एल्डिहाइड फॉर्म हैं, जबकि जो फ्रुक्टोज है वो क्या है, कीटोनिक फॉर्म में आएगा। यहाँ तक मेरे ख्याल में ये बात क्लियर हो जाएगी। बाकी रह गया कि ये जो मोनोसैकेराइड्स हैं ये फिर आपस में जब लिंक होंगे वो क्या करते हैं, फर्दर जो नेक्स्ट होंगी कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासेस बनाते हैं, जिनको हम ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स का नाम देते हैं। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम जब वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।